वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने शुरू किया। आपके सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है। जो टेंटेटिव डेट है, चूँकि अभी वो 4 मार्च से प्रपोज की गई है कि वो 4 मार्च से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। डिटेल नोटिफिकेशन इस पर बाद में आएगा, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है तो कर लीजिए। इसलिए हम आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। हम लोग हमने सोचा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस कर लिया जाए कि आपको पेपर कैसे लिखना है या क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ताकि कम टाइम में एग्ज़ाम तक आपकी चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, तो आज ये जून 2021 का जो आपका पेपर था वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए समय वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि सामान्यीकरण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। इतिहास लेखन में सामान्यीकरण किस प्रकार से सहायता करता है, ये आपका क्वेश्चन था। ये देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको एलोबरेट कर रहा हूँ चूँकि ये फर्स्ट चैप्टर से ही है। तो जनरली फर्स्ट चैप्टर से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए, 2015 में भी आया है, 16 में भी आया है, 17, 18, मतलब ये कंटिन्यू आता जा रहा है। अब देखिए, अगर 2015 के जून में नहीं आया है तो दिसंबर वाले में आया होगा। इसी तरह से 16 में अगर दिसंबर में नहीं आया है तो जून में आया होगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ये कंटिन्यू आ रहे हैं। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब इस पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है सिंपल, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें ये भी आ सकता है कि सामान्यीकरण क्या है, एलोबरेट कीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। अब ऐसे क्वेश्चन आपको ये कैसे करना है, तो सबसे पहले जब आंसर लिखेंगे तो सबसे पहला आएगा कि सामान्यीकरण होता क्या है। ठीक है, आप सबको पता है कि अव्यवस्थित आंकड़ों व अस्पष्ट तर्कों को संगठित करके उन्हें क्रमवार तरीके से प्रस्तुत करना, यही सामान्यीकरण होता है। ठीक है, तो आपको सामान्यीकरण क्या है पहले ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के सामान्यीकरण, ठीक है, यही पूछा गया है। तो विभिन्न प्रकार का आपको पता है कि सामान्यीकरण 3 प्रकार के होते हैं: निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और व्यापक स्तरीय। देखिए, सामान्यीकरण क्या है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा लिख लो, अब चाहो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो इसमें कि सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इतिहासकार तथ्यों को समझते हैं और सहज माध्यम से अपनी समझ को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, एक बहुत छोटे उसमें कर सकते हैं आप। अब 3 प्रकार होते हैं, और ध्यान रखिए, अब इग्नू में क्या होता है कि एक ही बुकलेट आपको मिलती है। एक ही बुकलेट आपको, जैसे पहले क्या होता था कि आप सप्लीमेंट्री सीट ले लेते थे B, C, D, पर वो अब नहीं होता। एक आपको सीट मिलेगी, उसमें आई थिंक 38 या 42 के अराउंड पेजेस होते हैं। आपको उन्हीं में कंक्लूड करना है। तो ऐसा नहीं कि पहला आपने 12-15 पेज का लिख दिया, फिर लास्ट में जाते जाते आपके पास पेज ही ना बचे। तो ऑन एन एवरेज 5-6 पेज का आप बना के लेके चलिए, वो इनफ होता है। क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। 5 क्वेश्चन में अगर 6-7 भी लिख रहे हैं तो 5-6 या 30, तो इस तरह से आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, व्यापक स्तरीय। ठीक है, अब आपको पता है कि निम्न स्तरीय क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिखना है। जैसे कि अब निम्न स्तरीय में आपको लिखना है कि जब किसी तथ्य या घटना को विशेष कालखंड में वर्गीकृत कर दिया जाता है तो उसे निम्न स्तरीय सामान्यीकरण करते हैं कहते हैं। मतलब कि बिल्कुल बेसिक, जो बेस लेवल की बात होती है कि स्पेशली हमने किसी पर्टिकुलर इवेंट को उठा लिया, उस पर कर दिया, या पर्टिकुलर डेट को देख लिया या उसको कर दिया। अब जैसे कि बक्सर की लड़ाई जब हुई थी, हम उसकी बात कर रहे हैं 64 की, तो आपने सिर्फ पर्टिकुलर उसकी बात कर दी, तो वो क्या हो गया, निम्न स्तरीय। ठीक है, जैसे कि अब और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किसी घटना को राजनीतिक घटना कह दिया, या किसी व्यक्ति विशेष या समाज या जाति को जोड़कर देख लिया, तो वो कि ये इस तिथि को घटी थी, या जैसे चौरी चौरा कांड हो गया, पर्टिकुलर एक ही डेट को हुई थी तो उस डेट को आपने एलोबरेट किया, दैट इज निम्न स्तरीय। ठीक है, उसके बाद आ गया मध्य स्तरीय। ठीक है, अब मध्य स्तरीय क्या होता है कि जब कोई इतिहासकार किसी विशेष व्यक्तित्व या किसी घटना का अध्ययन सूक्ष्मता से करता है और उस काल के आगे पीछे की जब कड़ी जोड़ने लगता है तो उसे मध्य स्तरीय कहते हैं। जैसे अब कोई घटना घटी, ठीक है, अब उसके पीछे का क्या तर्क रहा होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ा, जब ये आगे पीछे कुछ चीज़ों को आप तालमेल करने लगते हैं, आप उसको मिलाने लगते हैं, उसे हम कहते हैं मध्य स्तरीय।
ठीक है। अब मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर आप पढ़ाया गया है। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे जो प्लेलिस्ट है उस पर चेक कर लीजिए, MHI के नाम से है 03, आपको वहाँ मिल जाएगा डिटेल। ठीक है। उसके बाद आता है व्यापक स्तरीय। अब व्यापक स्तरीय में आप क्या लिखेंगे कि मान लीजिए कि अगर मतलब व्यापक स्तरीय में हो जाएगा कि जब बड़े पैमाने पे उस पर्टिकुलर क्लास की बात की जाए या उस बड़े लेवल पे बात किया जाए। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो कि जैसे कि आपने क्लास स्ट्रगल पढ़ा होगा, वर्ग संघर्ष की बात जो मार्क्सिस्ट करते थे, जो मार्क्स करते थे, कार्ल मार्क्स जो करते थे, या मार्क्सवादी जो विचारधारा है, आप उसमें देखिए क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे हैं कि अपर क्लास लोअर क्लास, तो मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पे ये बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे इनकी बुक थी अब दास कैपिटल, उसके बारे में इन्होंने अपनी विचारधारा जो साम्यवादी विचारधारा थी उसके बारे में बात बताई है। तो ये व्यापक स्तर पे सामान्यीकरण हुआ है, तो ये हो जाता है व्यापक स्तरीय। ठीक है। आपको अब देखिए पेजेस कैसे डिसाइड करना है। सामान्यीकरण आपको हाफ पेज में ये हो जाएगा, उसके बाद निम्न स्तरीय एक पेज में करना है, मध्य स्तरीय एक पेज में करना है, और व्यापक स्तरीय। अब ये 3 साढ़े 3 पेज यहीं हो गए। चलो मान लो 3.5 नहीं मानते हैं तो हम 3 पेज मान लेते हैं। ठीक है। अब ये 3 पेज यहाँ हो गया। उसके बाद आपको आना है कि ये कह रहा है कि किस तरह इतिहास लेखन में सामान्यीकरण किस प्रकार सहायता करता है। अब 3-4 पेज में आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो अब इसमें आपको जो सेकंड पार्ट था उसमें आपको ये लिखना है। अब उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कि किस प्रकार से सहायक है, तो निम्न प्रकार से सहायक है। चाहो तो आप ये हेडिंग डाल सकते हो और कोशिश करना कि डालो, क्योंकि उससे टीचर्स बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, वो बस पॉइंट्स देख लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहले किस लिए सहायक होती है, इतिहास को सहजता से समझने में सहायक होती है। मतलब कि इतिहास को अगर आसानी से समझने के लिए सामान्यीकरण है तो आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे तथ्य आपके सामने हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अब मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें मिली थी। ठीक है। अगर सिर्फ वो तथ्य ही रह जाता, उसका सामान्यीकरण नहीं किया जाता, तो हमें कैसे पता चलता कि ये किस काल की घटना है या उसका और जो विश्व में बाकी जो सभ्यताएं थी उनका क्या संबंध है। तो इतिहास को आसानी से समझने में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए मैं यहाँ पे एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि बहुत एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि चैप्टर मैंने डिस्कस कर रखा है। आप प्लीज़ वहाँ जाके ये सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। अभी मैं आपको बस एक वो बता रहा हूँ कि हाँ आपको ये इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो सहजता से समझने में कैसे, कि वही जो मैंने बताया कि मान लो इतिहासकार का कार्य अतीत की जानकारियों को एकत्रित कर उन्हें तिथिवार तरीके से प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। कि डेट वाइज वो करते रहते हैं। तो ऐसा करने से ही जो अतीत के जो तथ्य होते हैं, जो आपके पास डेटा है, उसका सामना किया जाता है, मतलब वो हमारे सामने आते हैं, उनको हम समझते हैं। तो अगर सामान्यीकरण नहीं हो तो इतिहास को समझना हमारे लिए आसान नहीं होगा, पहला। अब दूसरा आप और इसमें अब बताएंगे कि जो सामान्यीकरण है उससे तथ्यों को विस्तार देने में सहायता मिलती है। अब विस्तार देने में सहायक कैसे, अब एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला था, मतलब वो एक ऐसे जगह मिली थी जहाँ पे सब लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। ठीक है। एक तो वो एक आपको तथ्य मिला, आपने उसको समझा। ठीक है। अब आपने देखा कि उस वो इस तरह से कोडेड थी कि उसमें लीकेज नहीं होती थी। फिर उसके साइड में कुछ छोटे छोटे घर बने थे, कमोवेश ये माना जाता था कि वो कपड़े बदलने के लिए हो सकते हैं या अनुष्ठान करने के लिए हो सकते हैं। तो जो तथ्य मिल रहे थे तो एक दूसरे को हम उसे उसके साथ लिंक करते जा रहे हैं और उसका विस्तार होता जा रहा है कि वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता होगा या क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन अगर सामान्यीकरण नहीं होता तो एक तरफ वो स्नानागार था, दूसरी तरफ वो सारे जो छोटे छोटे रूम बने हैं या जो जगह बनी थी वो होती। सामान्यीकरण नहीं हुआ तो आप नहीं समझ सकते थे कि क्यों हो रहा है ये या ऐसी चीज़ें क्यों हैं। अब अगर मान लो कि इतना नहीं समझाया, चलो एलोबरेट कर देते हैं हम। अब उस जो कर्मकांड जो लगा कि हाँ यहाँ पे कपड़ा बदला जाता होगा या कर्मकांड होता होगा, तब इससे हमें ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी पूजा पाठ करते थे या वो भी कर्मकांड पे विश्वास करते थे। तो इस तरह से हम तथ्यों को विस्तार देते हैं जब हम सामान्यीकरण करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, इतिहास की गहराइयों को समझने में सहायक होता है।
अब बिल्कुल जैसे क्या होता है कि मान लो कि कोई चीज़ अब हम यही इसी को मानते हैं, हमने देखा कि कहीं पे बॉडी ऐसी मिली जो ज़मीन के अंदर अवशेष मिले थे कि यहाँ पर किसी की किसी के शरीर को जलाया गया होगा या दफनाया गया होगा। अब फिर किस सन में दफनाया गया, तो हम बता देंगे कि उस सन में ऐसी परंपराएं रही होंगी। फिर कहीं हमें मिला कि जलाने के साक्ष्य मिले हैं, तो हम ये अगर मान लो कि सेम टाइम पीरियड पे दिखा तो हम मानेंगे कि दोनों प्रथाएं साथ में चल रही थी। मान लो कि जो जलाई गई उसका टाइम पीरियड बहुत बाद में आया, तो हम बताएंगे कि नहीं, जलाई गई वो बाद में हुआ। अब जैसे कि हम क्लासिफाई कैसे करते हैं कि मान लो प्राचीन काल, या जैसे कि अब तीन, जैसे पूरा पाषाण काल, पूरा, मध्य, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, बाद में 9 आ जाता है, हम पहले इसकी बात करते हैं। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल ये कैसे हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं, जब हम सामान्यीकरण करते हैं यहाँ पे मिली हुई चीज़ों का, फिर मध्य पाषाण काल में मिली हुई चीज़ों का, फिर नव पाषाण काल में मिली हुई चीज़ों का। तो इससे क्या होता है कि इतिहास की फिर इनकी गहराइयों में हम जाने लगते हैं, उनको समझने लगते हैं कि इसका क्या समय था, इसका क्या समय था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस तरह हेल्प करता है। उसके बाद आप आते हैं, सामान्यीकरण ही तथ्यों को तथ्य बनाता है। बिल्कुल, जैसे हम पहले ही बात की थी कि आपके पास बहुत सारे रॉम हैं, आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं। जैसे अब बहुत छोटा एग्जांपल मैं बताऊं, मान लो जब आप सर्वे करने जाते हो, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपके पास बहुत सारे डेटा आ गया आपके पास। अब आप डेटा को क्या करते हो, आप आंकड़ों को क्लासिफाई करते हो। जब क्लासिफाई करते हो, उसी को कहते हैं, वही क्लासिफाई करने को ही एक दूसरा नाम है जनरलाइज करना, मतलब सामान्यीकरण करना, ठीक है। तो जब तक आपने इनको क्लासिफाई नहीं किया, इनको अलग अलग कैटेगरी में नहीं बांटा, समझने लायक तथ्यों को नहीं बनाया, तब तक तथ्य किसी काम के नहीं होते। तथ्यों को समझने लायक बनाने के बाद ही ये तथ्य बन जाते हैं। आप थोड़ा सा समझो, ये टेक्निकल वर्ड कह सकते हैं कि सामान्यीकरण ही तथ्यों को तथ्य बनाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, कभी कभी शॉर्ट में यही एक लाइन दे देगा और बोलेगा एक्सप्लेन या टिप्पणी करो या विवेचना कीजिए, तो आपको सिर्फ इसी चीज़ को वो बताना है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर दूं, मान लो आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें कुछ इन्होंने तो बताया ही नहीं। जैसे मान लो कि आपको बहुत सारा कुछ भी मिला, ठीक है। मान लो कि हम खुदाई कर रहे थे और हमें कोई चीज़ मिली, एक या तो ये हो सकता है उसे हम ऐसे ही नॉर्मली सोचेंगे, हाँ कोई पत्थर होगा या कोई भी चीज़ है, छोड़ दो, ठीक है। तब तो वो तथ्य है, सिंपल सा एक तथ्य है कि कोई ऑब्जेक्ट मिला, दैट इज एनफ। बट अगर हम उसके बारे में सोचना शुरू कर दिए कि ये क्या है, कब का है या क्यों है, ठीक है, या किस चीज़ का बना है, कहाँ से आया, बस जब हम ये सारे क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी हम सामान्यीकरण करना शुरू कर देते हैं। फिर वास्तव में वो जो तथ्य मिला, जो ऑब्जेक्ट आपको मिला, वो वास्तव में तथ्य बनता है, ठीक है। समझ लीजिए प्लीज़, इस मतलब थोड़ा सा है कि मान लीजिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हुआ, जब खुदाई हुई, अगर छोटा बहुत कोई घर मिला होगा या कुछ ऐसा मिला था कि मान लो दयाराम साहनी वगैरह जो भी थे, वो उसे नज़रअंदाज कर देते, तो क्या होता, हमें आज ये नहीं पता चलता कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। पर उन्होंने इसके बारे में ढूंढना शुरू कर दिया, उन्होंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने और विस्तार से जानना शुरू कर दिया। तो वो फिर बाद में पता चला कि ये जो तथ्य इन्हें मिला था, वाकई में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आया, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। उसके बाद लास्ट हम करेंगे कि घटना की व्याख्या करने में सहायक होता है। ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ मिलती है, जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जब हम उसको समराइज करते हैं, अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें किसी घटना की व्याख्या करने में सहायता मिलती है कि ये चीज़ हुई, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई कोई ऐतिहासिक स्मारक जब आप देखने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या देखते हैं आप, वहाँ पे पहले आप देखते हैं कि दरवाज़ा कितना बड़ा है। सामान्यतः जो घर होते हैं, या जो बहुत घर, जो बड़े घर हैं, जो छोटे घर हैं, उनका दरवाज़ा जो देखिए किस तरह का बना होता है, लेकिन किला का दरवाज़ा आप देखिए कैसा बना होता है,
ठीक है, और दीवारें कैसी बनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप एक अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, आप उसको समझना शुरू कर देते हैं कि किले का दरवाज़ा इतना बड़ा इसलिए होता था क्योंकि वहाँ पे हाथी को अंदर ले जाया जाता था, पूरी सेना जाती थी, तो उनको जाने के लिए बड़ा रास्ता चाहिए। ये तो दुनिया भर की चीज़ें हम उसको समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो किसी घटना को समझने में सहायक होता है जब हम सामान्यीकरण करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आपने जो चीज़ें की हैं कि सामान्यीकरण इसलिए ज़रूरी है वगैरह वगैरह, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि सामान्यीकरण से ही जो शोधार्थी होते हैं या जो विद्यार्थी होते हैं उनको इतिहास में आगे बढ़ने की भूमिका मतलब सॉरी प्रेरणा मिलती है, उससे वो इतिहास को समझते हैं और अपने रुचि के हिसाब से आगे उसमें कार्य करते हैं। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत हो रहा है, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आपका आया है कि इतिहास पर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अब ये भी लगभग कंटिन्यू आया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको इतिहासकार के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति 3 परंपराओं से हुई है, ये सबको पता है। तो इसके बारे में हम वो बताएंगे कि ये तीनों क्या है। कि एक तो सबसे पहले तो अगस्त कांत के द्वारा प्रत्यक्षवादी दर्शन, दूसरा अनुभववादी परंपरा, और लियोपोल्ड फॉन रानके, इन्होंने जो रानकवादी परंपरा जिसको हम कहते हैं, ये तीनों थोड़ा सा लिखेंगे कि इन तीनों को ही हम प्रत्यक्षवादी जो दृष्टिकोण है उसी को रूप में मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन आपका है वो प्रत्यक्षवादी है, तो अगस्त कांत के बारे में आपको लिखना है। तो अगस्त कांत के बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। अब अगस्त कांत ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो सभी अवधारणाएं हैं और या जो ज्ञान है उसका क्रमिक विकास 3 चरणों में हुआ है। सबसे पहला है धार्मिक या काल्पनिक, जिससे कि हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, ये होता ही होता है। जैसे आप देखिए कि जब साम्राज्य, चूंकि ये सब फॉरेनर्स थे, तो आप प्लीज़ जब भी इनको पढ़िए तो हमेशा दिमाग में जो ब्रिटेन का इतिहास था या पारंपरिक जो जीवन शैली थी उस तरह उसको दिमाग में रखिएगा। कि सबसे पहले चूँकि चर्च वहाँ पे हावी था, काल्पनिक चीज़ें होती थी, तो सबसे पहले ये था। तो जब व्यक्ति का विकास नहीं हुआ होता तो सबसे पहले यही हावी होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप धर्म इन सब चक्करों में ही उलझे रहेंगे। तो मतलब बेसिकली यही चीज़ है। उसके बाद है आदि भौमिक या अमूर्त। वो कहते हैं कि 3 चरणों से गुजरता है विकास। पहला होता है धार्मिक, दूसरा है आदि भौमिक या अमूर्त, तीसरा होता है वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष। उनका मानना है कि जो धार्मिक या काल्पनिक होता है वो सबको उसके साथ गुजरना पड़ता है। उसके बाद आदि भौमिक आता है या अमूर्त आता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल फेज होता है, संक्रमण काल होता है कि धार्मिक से प्रत्यक्षवाद की तरफ ये लोग घूमते हैं। तीसरा है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद, इसी पर ये भरोसा करते हैं और इसी को ये मानते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही प्रत्यक्षवादी है। ठीक है, उनका मानना है कि उनके अनुसार पहली 2 अवस्थाएं अब अतीत बन गई हैं, तीसरी अवस्था अर्थात प्रत्यक्ष अवस्था उभर रही है, उसी को वो सब कुछ मान रहे हैं। ठीक है, अब उनका ये मानना था कि मतलब अगस्त कांत की हम बात करेंगे, उनका मानना था कि जो प्रत्यक्ष अवस्था है या प्रत्यक्षवादी है उसमें क्या होता है कि विज्ञान और उद्योग का प्रभुत्व होता है। वो ये मान रहे हैं कि अब जो चीज़ें प्रत्यक्ष हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, जो हम समझ रहे हैं, उनकी हम बात करेंगे। उन्होंने बोला कि जो शास्त्री थे, पुरोहित थे, उनका स्थान अब वैज्ञानिकों ने ले रखा है। और बाकी जो सेना थी, सेना की जगह पे कौन आ गया? उद्योगपति आ गए, प्रबंधक आ गए, महाजन आ गए। तो ये सारी चीज़ उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि जो विज्ञान है, मतलब उनका पूरा विश्वास था कि विज्ञान सार्थक होता है, वो उस पर ही ज़्यादा भरोसा करते थे। कहते थे कि प्रत्यक्ष अवस्था के विभिन्न परिघटनाओं के नियमों की तलाश होती है। मतलब वो तलाश करते थे या समझने की कोशिश करते थे कि जो भी घटना हुई है उसका कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई चीज़ें रही होंगी। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना कि ये इस बात की बात करते हैं, कभी भी ये नहीं कहते कि कोई भी चीज़ व्यक्तिवाद तथ्यों से सरोकार, मतलब ये बिल्कुल व्यक्तिवाद की बात नहीं करते। हर चीज़ का ये कहते हैं कि सामान्य नियम होता है, जिसको हम आगमन का सिद्धांत मतलब कि मेथड ऑफ इंडक्शन की बात करते हैं कि कुछ न कुछ कभी न कभी हुआ रहा होगा जिसको हम निरीक्षण और अनुभूति के जरिए स्थापित कर सकते हैं। मतलब कि एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक नॉर्मलाइज करते हैं कि हाँ
ये सामान्य नियम है या सामान्य कारण है कि ऐसा हुआ रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को वो समझने की कोशिश करते हैं। और वो देखो मेन चीज़ क्या है कि वही दिखाने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान को निरीक्षण के जरिए पैदा किया जा सकता है या समझा जा सकता है। कि कोई व्यक्ति नासमझ है तो वो धीरे धीरे चीज़ों को सीख के या निरीक्षण करके समझ सकता है, दैट इज प्रत्यक्षवादी। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा। तो आगे ये आप और भी आप चीज़ें बता सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि औद्योगिक समाज जिसका नेतृत्व तो पश्चिमी यूरोप करता था, कि समूचे विश्व पर वो भावी एक समाज का मॉडल था, कि भाई वो एक मॉडल के रूप में काम करता था और बाकी विश्व उसको फॉलो कर सकते थे। ठीक है, और फिर उनका ये भी मानना था कि वैज्ञानिक चिंतन, जिसे उन्होंने प्रत्यक्षवादी दर्शन का नाम दिया था, विज्ञान और समाज दोनों पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, कि इसके अतिरिक्त उनकी ये भी सोच थी कि वह चिंतन और अर्थापति द्वारा प्रत्यक्षवादी दर्शन शीघ्र ही पूरे विश्व और समाज में व्यक्त हो जाएगा। उनका मतलब वही चीज़ था। प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ पर वो चीज़ें हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, तो ये प्रत्यक्षवादी के उसमें हो जाएंगी। उसके बाद आप निष्कर्ष कर लेंगे कि क्या चीज़ें हैं, जो भी आप एक्सप्लेन किए हैं उसी को आधे पेज में आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। निष्कर्ष वही होता है, बहुत ज़्यादा उसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन की प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपराओं पर एक टिप्पणी कीजिए। ये भी कंटिन्यू आया हुआ है, जनरली आता रहता है। अब देखिए टाइम बहुत हो रहा है, तो इसलिए हम आज पार्ट 1 ही करेंगे। पार्ट बी जो इसका है उसका 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ आप बताइएगा कि क्या हम इसको कंटिन्यू रखें। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट भी चाहिए तो आप प्लीज़ वो भी बताइए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों, जब तक बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। हो सकता है मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ या जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, चूँकि टाइम थोड़ा सा कम रहता है हमारे पास। चलिए ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि पाश्चात्य इतिहासकारों, क्योंकि जब प्रस्तावना लिखते हैं तो थोड़ा सा आप एक भूमिका बनाते हैं, तो इसमें आप बनाएंगे कि जो पाश्चात्य इतिहासकार थे, जो वेस्टर्न इतिहासकार थे, उनका मानना था कि भारत में जितने भी प्राचीन लेखक थे वो उनको पता ही नहीं था कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। अब जब मतलब एक बेसिक समझिए कि अलबरूनी ने अपनी जो पुस्तक थी तहरीक हिंद, उसमें लिखा कि हिंदू जो थे ऐतिहासिक तिथिक्रम के प्रति उदासीन थे, मतलब कि उनको पता ही नहीं होता था। जब आप उनसे डेट के बारे में पूछो तो वो डेट न बता के कहानी बताने लगते थे या कल्पना में खो जाते थे। तो ये कह रहे थे कि इन सबको आता ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में ही ऐसा था। जो कल्पनाएं हैं वो तो वेस्टर्न में भी थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि वो कल्पना शक्ति मतलब कल्पना में लिखी गई हैं। बहुत सारी अतिशयोक्ति लिखी गई है जो विदेशी लिखे हैं उन्होंने भी। लेकिन वो समय की बात है, क्योंकि उस समय इतना बहुत लोग समझदार नहीं थे या चीज़ों को लिखना नहीं जानते थे। पर फिर भी जिस हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं उस समय के, मतलब जिस काल की बात कर रहे हैं उस हिसाब से, तो वो बहुत अच्छे थे उन्होंने जो लिखा। जैसे कि प्राचीन भारत के निवासी भी कला लेखन से परिचित थे और उन्होंने अनेक उच्च कोटि के ग्रंथ भी लिखे। आपको वही बताना है, क्योंकि इतिहास लेखन की जो परंपरा की बात की गई है वही बताना है आपको। यहाँ पे है कि प्राचीन भारत का अधिकांश साहित्य धार्मिक था, परंतु धर्म के अंदर ही, क्योंकि उस समय धर्म की पहलू ही थी, तो धर्म को एक्सप्लेन करने में ही वो उस समय के जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में वो लिख देते थे, उसी के अंदर ही लिख देते थे। अब देखिए, अब आपको एक्सप्लेन उन्हीं चीज़ों को करना है। जैसे कि प्राचीन काल में लिखे गए ग्रंथों की कल्पना आज से कुछ भिन्न थी। वे पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र को इतिहास के अंतर्गत ही समझते थे। तो वो हर चीज़ को एज ए हिस्ट्री एलोबरेट करते थे। उनके लिए, हमारे लिए आज साइंस अलग होती है, मैथ अलग होता है वगैरह वगैरह, उनके लिए हर चीज़ इतिहास थी। क्योंकि वो इस मायने में लिखते थे कि आगे आने वाले लोग ये समझेंगे कि हाँ इतिहास कैसा था, तो ये मान के वो लिखते थे। ठीक है, इसीलिए वो तिथिक्रम को नहीं मानते थे, वो युग परंपरा को मानते थे कि एक युग चला गया, जैसे कि बौद्ध युग चला गया, जैन धर्म चला गया, तो बौद्ध युग अलग हो गया, जैन युग अलग हो गया। तो इस तरह को वो समझते थे। सिख धर्म की बात अलग होती थी, तो वहाँ तिथि की बात नहीं होती थी, वहाँ पूरे युग की बात होती थी, मुगल की बात होती थी, गुप्त की बात होती थी।
ठीक है। वो तो अब हम अपने समझने के लिए हमने उसको टाइम पीरियड में चेंज कर दिया, पर उस समय नहीं होता था, क्योंकि कभी भी जब आप इतिहासकार के प्राचीन ग्रंथों को आप देखेंगे, जैसे अर्थशास्त्र को देखेंगे, तो वहाँ पे कभी भी टाइम की बात नहीं हुई है, वहाँ पे मौर्य साम्राज्य की बात हुई है। ठीक है। अब हम उसके बारे में अब आते हैं कि जो परंपरा थी, किस तरह से लेखन था। साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है, छोड़िए, अब हम वेदों के बारे में बात करेंगे। आपको इसके बारे में लिखना है कि कौन कौन से वेद थे, क्या था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साहित्य, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। पुराणों के बारे में लिखना है। ठीक है। उसके बाद बौद्ध इतिहास लेखन के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बौद्ध इतिहास के बारे में। और बौद्ध इतिहास में क्या है, त्रिपिटक के बारे में लिखेंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक के बारे में आप बताएंगे कि सुत्त पिटक से तात्पर्य होता है कि धर्मोपदेश, बौद्ध धर्म से संबंधित जो उपदेश होते थे वो सुत्त पिटक में होते थे। इसके भी 5 भाग थे, जैसे कि दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय। तो ये 5 निकाय थे, इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत लिखिए, नहीं तो बस इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। फिर आ जाएंगे आप विनय पिटक। विनय पिटक में भी 3 भागों में बांटा जाता है, पातिमोक्ष, सुत्त और विभंग। ठीक है। और तथा मतलब खंदक, जिसको हम 3 पार्ट में बात वो करते हैं, जैसे पातिमोक्ष, सुत्त और विभंग, लास्ट है खंदक। तो आपको ये लिखना है। अभिधंग पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है। और इसका जो संकलन था वो अशोक के समय में किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो करना है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ग्रंथ थे जो बौद्ध धर्म से थे, जैसे मिलिंद पदो था। ठीक है। इसमें भारतीय जनजीवन के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें मिलती हैं। जनरली ये जो लिखा गया था वो मिनेंडर जो थे यूनानी शासक, उनके और जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, उनके बीच की जो बातचीत थी उसका वर्णन है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर दीप वंश, महावंश, इनके बारे में थोड़ा सा बताना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है इन दोनों के बारे में। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनके बारे में आपको लिखना है। आचरांग सूत्र, पद्मचरित, परिविशिष्ट पर्वत, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। उसके बाद चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब अब ऐसा भी ना हो कि फिर ये माना जाए कि भाई मैं बहुत जल्दी जल्दी चला जा रहा हूँ। देखिए, ये परिशिष्ट पर्वन जो था, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं ये हेमचंद्र ने लिखा था, जो मौर्य काल के समय में जो सम्राट थे, जो राजा लोग थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट की चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। आप सबको पता है कि ये क्या है, इसमें क्या लिखा गया है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी फिर ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बाण द्वारा लिखित हर्षचरित। हर्षचरित आपको लिखना है क्योंकि कान्यकुब्ज के जो शासक थे उनके ऊपर लिखा गया था। ठीक है। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा, समझिएगा। और आप थोड़ा सा इसमें वो बता सकते हैं कि हर्षचरित ऐसी चीज़ थी कि इसमें मतलब कुछ कल्पनाएं भी हैं, कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के भी लिखा गया है, कुछ ऐसे लिखा गया है कि हाँ सच्चाई भी इसमें है। ठीक है। तो आप इसमें वो चीज़ें देख सकते हैं। हर्षचरित इसलिए किया गया है क्योंकि वही कान्यकुब्ज के शासक थे जो हर्ष, उनके बारे में लिखा गया है, तो आप इस चीज़ को वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, भास द्वारा जो लिखी गई है स्वप्रभाल वद्दम वत्तम, जो भी है आप उसको देख लीजिएगा प्लीज़। और जो फिर ये चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो के बारे में जनरली सब जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आप जैसे इसमें गुज्जर, प्रतिहार, चालुक्य जो थे उनकी उत्पत्ति का वर्णन है। राक्षसों के यज्ञों की बात की गई है कि उनसे रक्षा करने के लिए क्या क्या किया जाता था, ये सारी चीज़ें उसमें चीज़ें हैं। पृथ्वीराज रासो आपने छोड़िए, इस डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। और चूंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप बहुत लिख सकते हैं, तो ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। आप अगर मान लीजिए इनमें से कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं, तो भारतीय इतिहास की कोई भी धार्मिक ग्रंथ या कोई भी ऐसा ग्रंथ आपके दिमाग में आ रहा हो, तो आप उसको बिल्कुल कोट कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, वो भी इसमें आएगा। ठीक है।
तो आप निष्कर्ष निकालेंगे कि किस तरह से भारत की प्राचीन काल से लेकर आधुनिक तक, मतलब इतिहास की बात हम कर रहे हैं, कि कल कब अलग अलग चीज़ें लिखी गई जो वहाँ उस समय के बारे में बताता है। जंगम जैसे संगम साहित्य के बारे में बताता है बहुत सारी चीज़ें। तो यही है कि इतिहास लेखन कैसे हुआ, कि हम इतिहास के बारे में जानते हैं, और वो भी इंडियन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। पार्ट आपका सेकंड 1-2 दिन में आ जाएगा। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि क्या हम इसको कंटिन्यू करें। हमारी कोशिश है कि 2017 या 18 तक हम जो भी आपका पेपर आया है वो हम कवर कर लें इसी तरह से, ताकि उसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि उनको कैसे लिखना है। ठीक है, तो एक आइडिया हो जाएगा। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।